and welcome to Seek Study Smartly, that is 3S. Hey guys, I hope you all are doing well. So this is Jasmine here. So आज मैं आपके लिए लाई हूँ पार्ट 2 ऑफ मैनेजमेंट डिफरेंसेस. दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. देखिए, जो कंपैरिजन होता है वो हमें और भी बहुत सब पार्ट्स में ले जाता है. ठीक है, एक कंपैरिजन से हमें बहुत सारे सब टॉपिक समझ आ जाते हैं. ठीक है, सो इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा क्योंकि मैनेजमेंट के इतने ज़्यादा डिफरेंसेस हैं कि क्या बताऊँ. ठीक है जी, सो मैनेजमेंट के डिफरेंस समझने बहुत ज़रूरी हैं. सो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं और लाइक बटन को ज़रूर दबाएं और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी. सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को. सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है जी गोल्डन हैंडशेक, गोल्डन पैराशूट, गोल्डन हैंड कफ्स. तो अगर मैं आपको कहूँ कि देखिए ये गोल्डन है क्या. देखिए यहाँ पे हमने सोना करना है. ठीक है, जो गोल्डन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. देखिए ये डिफरेंस अक्सर आ जाता है. ये HRM का भी पार्ट है, HRM का पार्ट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट है. देखिए इसका डिफरेंस समझते हैं. सबसे पहले है गोल्डन हैंडशेक. देखिए गोल्डन हैंडशेक क्या कहता है. कहते हैं जेनरस बोनस ऑफर टू अ डायरेक्टर, एम्प्लॉय और अ पार्टनर एज अ सेवरेंस पेमेंट और an inducement to leave the firm without making a fuss or creating a controversy, see as a golden boot वगैरह 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 ब्ला ब्ला ब्ला. ठीक है, तो हम अब समझते हैं. देखिए गोल्डन हैंडशेक वो ना एक एम्प्लॉयर होता है, एक एम्प्लॉय होता है, मतलब उसका बॉस होता है और एम्प्लॉय होता है. उसको कहा जाता है कि भाई तू बिना कोई फस किए हुए, मतलब बिना झगड़ा किए हुए तू यहाँ से चला जा. हमसे तेरे हाथ मिलाते हैं, तुझे हम दे देंगे, ये सब कुछ दे देंगे, पर तू यहाँ से चला जा. ठीक है ना, क्योंकि उसे ऐसा क्यों कह रहा है, क्यों इंड्यूस कर रहा है. क्योंकि हो सकता है कि फर्म जो है वो अभी वो नई वाइंड अप होने में है या उसके पास लॉसेस हो गए हैं फर्म के पास या ऑर्गेनाइजेशन के पास. वो क्या करेंगे कि वो एम्प्लॉयर्स उसको कहेंगे या मैनेजर्स उसको कहेंगे कि भाई तू चला जा, ऐसे कोई फस मत कर, अगर तुझे पेमेंट नहीं हुई तो तुम्हें कर देंगे पेमेंट, ऐसी कोई बात नहीं, अभी हमसे पेमेंट नहीं हो पाएगी, हम लॉस में हैं. इसलिए वो गोल्डन हैंडशेक कर देते हैं कि बिना कोई फस में आए हुए, बिना झगड़ा किए हुए तू यहाँ से चला जा. ठीक है जी, गोल्डन हैंडशेक तो आ गया जी हमें समझ. अब हम चलते हैं गोल्डन पैराशूट पे. देखिए पैराशूट कैसा होता है. ऐसा होता है ना पैराशूट जो हमें प्रोटेक्शन देता है, जो हमें उड़ने में हेल्प करता है ना. तो देखिए पैराशूट गोल्डन वाला क्या कहता है. गोल्डन पैराशूट ये कहता है कि अ गोल्डन पैराशूट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन अ कंपनी एंड एन एम्प्लॉई specifying that the employee will receive certain significant benefits its employment is terminated. देखिए पैराशूट का मतलब है कि जब जो एम्प्लॉयमेंट है उसकी ख़त्म होने वाली है ना, तो हम जो मैनेजर्स हैं या बॉसेस हैं वो क्या कहते कि हम तुझे प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तू यहाँ से मतलब जब टर्मिनेट हो रहा है, तू यहाँ से जा रहा है, तो तुम्हें हम बेनिफिट्स दे के ही भेजेंगे, ऐसे बात करते हैं. तो गोल्डन पैराशूट मतलब इन केस अगर तुझे बाद में कोई जॉब नहीं मिली तो हमारी तरफ से तुझे प्रोटेक्शन है ही. ये हो गया गोल्डन पैराशूट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब आपको आ गया होगा समझ, मतलब प्रोटेक्शन. देखिए पैराशूट प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्शन होगी गोल्डन पैराशूट में. फिर आता है जी गोल्डन हैंड कफ्स. देखिए ये हैंड कफ्स हैं जो पुलिस वाले जो चोरों को पहनाते हैं, वो वाले हैंड कफ्स हैं ये. बट ये गोल्डन क्यों हैं. देखिए गोल्डन है तो ये क्या कहते गोल्डन हैंड कफ्स अ फ्रेज फर्स्ट रिकॉर्डेड इन 1976 रेफर्स टू द फाइनेंशियल allurements and the benefits that have the objectives to encourage highly compensated employees. ब्ला 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 हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको
क्रक्स बताऊंगी। देखिए गोल्डन हैंडकफ्स कहते हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा एम्प्लॉई है, बहुत ज़्यादा उसको अपनी ज़िम्मेवारी का पता है, और अगर वो यहाँ से चला गया, मतलब हमें कई बार बॉसेस को होता है यार अगर ये चला गया, एज ए इम्पॉर्टेंट की मैन है ये हमारी कंपनी का, अगर ये यहाँ से चला गया तो मेरी कंपनी लॉस पे आ जाएगी। तो वो क्या करते हैं, वो उसे इन हैंड कफ से बांध लेते हैं। जब वो बांध लेते हैं उन्हें कहते हैं कि भाई तू ना जा छोड़ के। सो इसे कहते हैं गोल्डन हैंड कफ्स। उसे इनकरेज करते हैं, उसे बहुत ज़्यादा कंपनसेशंस देते हैं, बेनिफिट्स देने लगते हैं कि तू यहाँ पे रह, तू इसी कंपनी में रह, हमें छोड़ के ना जा। सो आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा जी। गोल्डन हैंडशेक क्या था, जब कंपनी लॉस वगैरह में जाने लगती है तो वो कहती है कि ना फंस कर, ना कोई झगड़ा कर, यहाँ से चला जा, ठीक है, क्योंकि हम पेमेंट तुझे नहीं कर पाएंगे अभी, ठीक है। गोल्डन पैराशूट में प्रोटेक्शन होगी और हैंडकफ में उसको बांध लिया कि यहीं पर ही रहेगा तू एम्प्लॉई, तू कहीं नहीं जाएगा, ठीक है जी। ये तो हो गए जी हमें क्लियर, फर्स्ट डिफरेंस आपको क्लियर हो गया। हमने अपने कितने सारे कंसेप्ट सीख लिए। देखिए एक ही कंपैरिजन था, 3 कंसेप्ट्स आपको आ गए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम डिफरेंस करेंगे करियर एंकर में और करियर प्लेट्यू में, ठीक है जी। पहले मैं आपको एक एक इनका मतलब समझा देती हूँ, फिर मैं आपको इनका कंपैरिजन बताऊँगी। देखिए करियर एंकर क्या है। एंकर तो आपको पता होगा, जो एंकरिंग करता है ना। अगर मतलब मैं आपको एक सिचुएशन बताती हूँ, जैसे कि कोई फंक्शन हो रहा है तो उस पर जो एंकर होता है, बाई चांस सपोज़ करिए कि क्या होगा कि जो जज है या वो आया ही नहीं, या कोई और डिफरेंट जज आ गया, तो एंकर का क्या रोल रहता है कि उसको अभी जस्ट इतना बताया जा रहा है कि ये वाला जज आ रहा है, तो वो उसकी एबिलिटी होगी, वो उसकी काबिलियत होगी, वो आपको कैसे ऑडियंस को बताएगा, वो उसकी काबिलियत होगी ना, एंकर की काबिलियत होती है, क्योंकि उसको प्री ट्रेनिंग तो वहाँ पे थी नहीं, क्योंकि ऑन द स्पॉट वो काम हुआ था। तो एंकर का मतलब तो आपको समझ में आ गया, जो जिसके पास टैलेंट है ऑन द स्पॉट काम करने का भी। तो देखिए करियर एंकर क्या है। करियर एंकर का मतलब होता है, करियर एंकर इज़ अ टाइप ऑफ सेल्फ कंसेप्ट। ये भी एक तरह सा सेल्फ कंसेप्ट है, जैसे एंकर का भी सेल्फ कंसेप्ट आ गया था ना, ऑन द स्पॉट उसको काम करना पड़ गया, सो सेल्फ कंसेप्ट आया। तो देखिए इसमें परसीव्ड टैलेंट्स एंड एबिलिटीज़ देखी जाती हैं, उसकी वैल्यूज़ देखी जाती हैं, उसके मोटिव, उसके नीड्स को देखा जाता है। देखिए एंकरिंग का मतलब है कि डिस्कवरिंग ऑफ योर एंकर ऑफन अकर्स ड्यूरिंग ट्रांजिशन। मैंने आपको बताया था कि एकदम से सिचुएशन आ गई, ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ही आपको कुछ इस तरह की डिस्कवरी करनी पड़ गई कि आप अपनी एंकरिंग दिखा रहे हो, अपना टैलेंट दिखा रहे हो, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंसिडर हाउ योर एंकर अलाइन विद टुडेज़ वर्क प्लेस ट्रेंड्स। तो वो उस टाइम के ट्रेंड के साथ वो कैसे अपने आप को खुद ऑडियंस को बता रहा है, वैसे ही करियर एंकर है। करियर एंकर मतलब अपना टैलेंट, एकदम से कोई सिचुएशन आ गई बिजनेस में, तो वो बिजनेस में कैसे उसको एज अ ट्रेंड की तरह शो कर रहा है, अपना टैलेंट खुद कैसे दिखा रहा है। तो करियर एंकर कैन बी हेल्पफुल इन शेपिंग लर्निंग। उसकी खुद की डेवलपमेंट के लिए, उसकी खुद की लर्निंग के लिए, उसको शेप करने के लिए करियर एंकरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ से भी इसका मतलब कर लेते हैं कि करियर एंकर इज़ अ सेल्फ इमेज। उसकी खुद की इमेज, उसकी खुद की परसेप्शन, उसके खुद के मोटिव्स एंड वैल्यूज़ ही उसको उसकी एक्सपीरियंस देते हैं, उसको वर्क एक्सपीरियंस देते हैं, उसको जॉब में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, उसकी खुद की सेल्फ कंसेप्ट। तो देखिए करियर एंकर क्या था, एक सेल्फ इमेज है और सेल्फ कंसेप्ट है। आपने वो सिचुएशन याद कर लेनी है जो मैंने आपको बताई है। कौन सी वाली सिचुएशन? कि एक एंकर है, वो जो आने वाला था वो आया नहीं, कोई और जज आ गया, तो उसने अपना टैलेंट दिखाना है, लोगों को बताना है उस जज की क्वालिटीज़ को। तो ऑन द ट्रेंड, ऑन द स्पॉट उसने काम करना है। तो करियर एंकर का मीनिंग तो आपको समझ में आ ही गया। अब हम करते हैं मीनिंग ऑफ करियर
प्लेटियो का मतलब करते हैं। देखिए प्लेटियो का मतलब ये है व्हेन लाइकलीहुड ऑफ प्रमोशंस इज़ वेरी लो। देखिए पहले प्लेटियो इफ़ेक्ट समझ लेते हैं। प्लेटियो हमने समझा ना, जैसे हमने पहले एंकरिंग समझा था फिर करियर एंकर किया, वैसे ही करियर प्लेटो को समझने से पहले हम प्लेटो इफ़ेक्ट समझ लेते हैं। देखिए जो प्लेटो इफ़ेक्ट होता है उसका मतलब है मीन्स यू हैव स्टॉप्ड ग्रोइंग, इसके बाद आप ग्रो करना बंद कर जाओगे। ये आपकी लास्ट प्रमोशन थी। जैसे रिटायर होने वाला होता है पर्सन, वो ऑन द टॉप अपनी प्रमोशन पे होता है, ऑन द टॉप होता है वो, ठीक है। उसके बाद उसको क्या प्रमोट करें, वो सबसे ऊपर तो आ ही चुका है, ठीक है। इसी तरह से एक प्लेटो होता है ऐसे करके, तो मतलब यहाँ तक तो वो आ ही गया है, इसके बाद उसको कहाँ तक प्रमोट करें हम, ये होता है प्लेटो इफ़ेक्ट। तो मतलब जहाँ पे यू हैव स्टॉप्ड ग्रोइंग, इसके बाद आप ग्रो करना बंद कर जाओगे। देखिए लाइफ में भी ये स्टेजेस आती हैं, है ना। मतलब एक होती है एज अ बिल्कुल अच्छी यंगर स्टेज, ठीक है, उसके बाद आप डिक्लाइन ही करते हो और उससे ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते ऐसे। सो इट मीन्स योर माइंड्स एंड सेंसेस आर बीइंग डल्ड बाय सेमनेस। आप वहीं पर ही अटके हुए, आपकी जो दिमागी सेंस है वो और ज़्यादा इनोवेटिव नहीं हो पा रही, वो डलनेस पे ही है, उतनी ज़्यादा ही है, स्टेबल रह चुकी है, अब और ज़्यादा वो नहीं हो पा रही, ठीक है जी। तो वो क्या कहते हैं, बाय अ रूटीन विच सक्स द लाइफ एंड सोल आउट ऑफ यू बाय गेटिंग लेस एंड लेस आउट ऑफ लाइफ वाइल डूइंग मोर एंड मोर। तो जितना ज़्यादा कर लो बट आप लेस एंड लेस ही गैदर कर पा रहे हो। तो ये है जी प्लेटो इफ़ेक्ट। अब आपको समझ में आ गया प्लेटो इफ़ेक्ट। अब हम आते हैं करियर प्लेटो पे। देखिए करियर प्लेटो क्या है, कहते हैं व्हेन लाइकलीहुड ऑफ प्रमोशंस इज़ वेरी लो। मतलब अब इससे ज़्यादा तुम्हें क्या प्रमोट करूँ मैं, अब तो इतना ज़्यादा तो हो ही चुका है प्रमोट। सो वर्चुअली एवरीवन रीचेज अ करियर प्लेटो। हर कोई अपने लाइफ में इस करियर प्लेटो के बीच में आता ही आता है। तो देखिए प्लेटोड एम्प्लॉयज़ रीच प्रमोशनल सीलिंग लॉन्ग बिफोर दे रिटायर लिखा है ना, रिटायरमेंट से पहले वो अपनी पूरी प्रमोशनल की हद तक आ जाता है, ठीक है। तो देखिए कहते हैं प्लेटोइंग में बिकम मोर प्रीवेलेंट। कब ये अच्छा होता है प्लेटो, कब अच्छा होता है, तब अच्छा होता है जब एम्प्लॉयर्स डिपेंडिंग मोर ऑन ओल्डर एम्प्लॉयर्स। तो मतलब तब होता है ना जब वो अपने ओल्डर एम्प्लॉयज़ को पूरा प्रमोट कर देते हैं, ठीक है। तो प्लेटो इफ़ेक्ट वहाँ पे आया और वो करंट एम्प्लॉयज़ को लेने भी लग जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास न्यू नॉलेज आने लगी। सो प्लेटिंग डज नॉट इंडिकेट फेलियर। देखिए इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप फेल करने लगे हो, नहीं, इसका मतलब ये है कि आप अपनी प्रमोशनल की हद तक आ चुके हो, इससे बाद मैं आपको क्या प्रमोट करूं। तो देखिए इसमें डिफरेंस क्या था। देखिए करियर एंकरिंग में क्या डिफरेंस है, इसमें भी सेल्फ कंसेप्ट आता है, आपका टैलेंट आता है जो अभी आपने शो करना है। यहाँ पे आप अपना टैलेंट शो कर चुके हो, अपना खुद का जो सेल्फ इमेज है, सेल्फ कंसेप्ट है, वो शो कर चुके हो, आप प्रमोट हो चुके हो, ठीक है जी। यहाँ पे आपने अपनी और ग्रो करना है, अभी और ग्रो करना है, यहाँ पे आप ग्रो कर चुके हो, ठीक है। तो अभी आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया, ये डिफरेंस बहुत इम्पॉर्टेंट था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डिफरेंस पे। नेक्स्ट डिफरेंस है जी अप्रेंटाइनशिप एंड इंटर्नशिप का डिफरेंस। अब आप कहोगे कि ये डिफरेंस बहुत कंफ्यूज करता है, अब हम नहीं होंगे जी कंफ्यूज। देखिए अप्रेंटाइनशिप क्या है और इंटर्नशिप क्या है, शिप आ रहा है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं इन छोटे छोटे वर्ड्स में, ठीक है। तो देखिए अप्रेंटाइनशिप क्या है। देखिए अप्रेंटाइनशिप का मतलब होता है, उसका पर्पस होता है ट्रेनिंग, जस्ट ट्रेनिंग। जैसे मैं कहूँ कि कोई एम्प्लॉई है, उसको अभी और प्रमोशन की ज़रूरत है, तो क्या कहेंगे, उसका बॉस कहेगा कि यार इसको ट्रेनिंग दो कि ये और अच्छा कर सके। तो
अप्रेंटाइनशिप बॉस कहेगा अपने एम्प्लॉय को, ठीक है जी, ट्रेनिंग होगी। अब आते हैं इंटर्नशिप पे। इंटर्नशिप होती है जैसे जो कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं उसके अंदर ही इंटर्नशिप होती है। कहते हैं ना हम, यार अब हम अपने दोस्त को कहते हैं यार मेरी ना इंटर्नशिप लगी हुई है, अभी तो मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, हम थोड़ी दिनों बाद जाएंगे मूवी देखने, है ना। तो ये वाली सिचुएशन हम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। सो मतलब सिर्फ पर्पस क्या होता है इंटर्नशिप का कि हम एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, क्योंकि कॉलेज वाले हमको इतना छोटा सा एक्सपीरियंस दे देते हैं कि जी ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा ऑर्गेनाइजेशंस पे होता है। अगर डॉक्टर्स हैं तो वो डॉक्टर्स सीखने लग जाते हैं, अगर वो बिज़नेस मतलब कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो वो ट्रेनिंग उनकी किसी ऑर्गेनाइजेशंस पे लग जाती है। वो इंटर्नशिप होती है जो कॉलेज वालों को मिलती है। तो देखिए, फॉर हाईली स्किल्ड जॉब, मैंने आपको क्या बताया कि बॉस कह रहा है एम्प्लॉय को कि तू अभी स्किल्ड हो जाएगा, तू थोड़ी सी ट्रेनिंग ले ले, तो फॉर हाईली स्किल्ड, ठीक है। नेक्स्ट आता है जनरल जॉब ट्रेनिंग। ये जनरली होता है, देखिए अभी तो जो कॉलेज के बच्चे हैं वो जनरली सीख रहे हैं कि ऐसा ऐसा भी कुछ होता है, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म होगी, ये शॉर्ट टर्म होगी, फ्यू मंथ्स की तो होती है, इतनी ज़्यादा थोड़ी ना होगी बच्चों के लिए, ठीक है। ये पेड है, ये पेड भी हो सकती है, अनपेड भी हो सकती है। अगर कॉलेज में है तो अनपेड होगी, अगर कहीं और जगह लग रही है वो पेड बेसिस पे भी लग सकती है। सो ये बहुत हो सकती है। ये तो पेड ही होगी जी, एम्प्लॉय को तो पेड करना ही पड़ेगा। ये फुल टाइम होगी, ये पार्ट टाइम भी हो सकती है, ये फुल टाइम भी हो सकती है, ठीक है जी। फिर आती है कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है एम्प्लॉय और बॉस के बीच में, ये होता है कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं, क्यों करेंगे हम कॉन्ट्रैक्ट, कॉलेज में तो है, एज अ करिकुलम उसके अंदर फ्रेम किया हुआ है, ठीक है। फिर आता है लीव विद सर्टिफिकेट। इसको सर्टिफिकेट मिलेगा ना, क्योंकि अभी तो वो और स्किल्ड होगा, अभी वो हाईली स्किल्ड जॉब के लिए जा रहा है, उसको सर्टिफिकेट तो दिया जाएगा ना। ये सिर्फ आपको एक्सपीरियंस दे के तोड़ देंगे, जाओ जी कॉलेज वाले कहेंगे कि लो एक्सपीरियंस ले लिया, अब जाओ आगे जाके और करो, अपना खुद का करो कुछ। फिर आता है एम्प्लॉयर कुड रिसीव स्टेट बेस्ड टैक्स क्रेडिट्स। यहाँ पे जो एम्प्लॉयर है उसको पे करना पड़ेगा तो टैक्स क्रेडिट्स फ्रेम होंगे आगे 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 आगे, क्रेडिट तो आपको पता ही होगा। फिर आता है, कोई बात नहीं, हम लेक्चर लेके आएंगे इसके लिए भी। फिर आता है एम्प्लॉयर कुड सेव मनी हायरिंग इंटर्न्स। देखिए अपनी मनी को सेव कर देता है, चाहे वो उसको नहीं पे करना पड़ता तो अपनी मनी उसकी सेव होगी। फिर आता है एम्प्लॉय स्टेटस। यहाँ पे एम्प्लॉय का स्टेटस बन जाता है, क्योंकि वो हाईली स्किल्ड जॉब के लिए बन रहा है, बन गया ना उसका स्टेटस। यहाँ पे वो जस्ट एज अ ट्रेनी और एम्प्लॉय स्टेटस, ठीक है ना, थोड़ा सा बिल्ड हो जाएगा, ज़्यादा नहीं होगा बट थोड़ा सा हो जाएगा। तो देखिए इनमें सिमिलैरिटीज़ क्या है जो आपको कंफ्यूज करती हैं। ये बोथ एज अ एंट्री लेवल काम करते हैं, ये भी एंट्री लेवल काम करता है, ये भी एंट्री लेवल काम करता है। इट मे एंड विद फुल टाइम ऑफर, ठीक है ना, एंड होता है, इसका भी एंड होता है, इसका भी एंड होता है, तो फुल टाइम भी हो सकता है, पार्ट टाइम भी हो सकता है। ये हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, यहाँ पे भी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, यहाँ पे भी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है। तो ये बात आप सोच के कंफ्यूज हो जाते हो कि यार इस है तो सिमिलर से, फ़र्क क्या है। फ़र्क तो जी मैंने आपको बता ही दिया, अब हम और एक बार समझ लेते हैं। तो देखिए इंटर्नशिप, इंटर्न से आपको इंटर मतलब इसके अंदर हो, आप किसके अंदर हो, जैसे समझ लेना कि कॉलेज के अंदर हो, ठीक है ना, उसके इन हो आप, ओके। तो मतलब 3 और 6 मंथ्स की होगी, जैसे जून जुलाई में ही अक्सर होती है, आपने ली होगी, जो पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं या वो कर चुके हैं उनको पता होगा इस बात का। फिर आती है जी अप्रेंटाइनशिप, ये तो ज़्यादा ईयर्स की होगी, ईयर्स बेसिस पे होगी ये। फिर इट कैन बी पेड और नॉट पेड, ठीक है। इट इज़ वेज पे, मतलब इसमें पे होगा, ओके। ये होता है स्पोर्ट्स क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस मतलब जैसे कि करिकुलम चलता है, जैसे कि हमारी टीचर्स कहती हैं वैसे वैसे उनकी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग हम चलते रहते हैं।
यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है बट ऑन द जॉब ट्रेनिंग मिलती है उसको। यहाँ पे सी इज़ द फोकस ऑन करियर एक्सप्लोरेशन, वो अपने करियर को जस्ट उसके देख रहा है कि आगे जाके मेरा करियर ऐसा हो सकता है, ठीक है ना, जस्ट उसको आइडिया मिल रहा है। यहाँ पे तो वो करियर को अटेन कर चुका है बट उसको और स्किल्स मिल रही हैं। यहाँ पे क्या हो गया, करियर एक्सप्लोर कर रहा है, ये अटेन कर चुका है करियर को, ठीक है जी। देखिए यहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको कि 60% ऑफ कॉलेज ग्रेजुएट्स, मैंने आपको बता ही दिया, पहले ही बता दिया जी, आपके कहने के पहले ही बता दिया, ठीक है। तो कॉलेज ग्रेजुएट्स को जल्दी मतलब वो जॉब ऑफ़र हो जाए तो मतलब उनके लिए जस्ट एज एक्सपीरियंस उनको इंटर्नशिप मिलती है। ये तो 95% कंप्लीटर्स एम्प्लॉयड आफ्टर अप्रेंटिसशिप, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, एम्प्लॉई बॉस का रिलेशन आपने याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। ये कोई सर्टिफिकेशन नहीं, इसकी सर्टिफिकेशन है। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस था, सो मैंने आपको करवा दिया। अब हम चलते हैं एक और न्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस, दैट इज़ कलेक्टिव बार्गेनिंग। बार्गेनिंग और नेगोशिएशन में आप कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि नेगोशिएशन में भी बार्गेनिंग का वर्ड यूज़ होता है और जो बार्गेनिंग है उसमें नेगोशिएशन का वर्ड यूज़ होता है, तो आप कंफ्यूज तो होगे ही होगे। तो देखिए सबसे पहले हम करते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग का मीनिंग। देखिए कलेक्टिव बार्गेनिंग मीन्स इज़ अ प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड द ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयर्स। देखिए कलेक्टिव, जब भी आपने कलेक्टिव वर्ड देख लिया, बार्गेनिंग वर्ड देख लिया, आपने क्या याद रखना है कि बहुत सारे एम्प्लॉयर्स हैं, मेरे बॉसेस बहुत सारे हैं और मैं अकेला खड़ा हूँ, ठीक है ना। मैं अपनी ज़रूरतों के लिए उनसे पूछ रहा हूँ कि मुझे ये चाहिए, मुझे सेफ़ वर्किंग कंडीशंस चाहिए, मुझे सैलरी चाहिए, मुझे वेजेस चाहिए, ठीक है ना। बार्गेनिंग कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मुझे दीजिए, मेरा आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, ठीक है जी। सो आपने ये याद रखना है कलेक्टिव में कि मेरे बहुत सारे एम्प्लॉयर्स हैं और मैं अकेला खड़ा हूँ एज अ एम्प्लॉई, ठीक है जी। ये बात आपको समझ में आ गई, हम पहले बाद में करेंगे इसको, अब हम पहले बार्गेनिंग को ही समझ लेते हैं। तो देखिए ये रहा वर्कर, ये रहा एम्प्लॉयर, ठीक है ना, उसके अंदर फाइट चल रही है। वर्कर कह रहा है कि मुझे ये वर्किंग कंडीशंस दो, मैं अपनी राइट्स और ड्यूटीज़ चाहता हूँ, मेरा ये हक बनता है, मेरा राइट है ये, ठीक है ना, मैंने अपनी ड्यूटीज़ को निभाया है। और एम्प्लॉय कहता है अभी और निभा, अभी तो इतना नहीं कर रहा तो अच्छे से, तो अभी और निभा। तो दोनों के अंदर फाइट चल रही है और ये फाइट करा रहा है। देखिए ये तो वैसे ही डायग्राम में ही है, वैसे ऐसा नहीं होता। तो उनके अंदर फाइट चल रही है, उनकी बातचीत में फ़ाइट चल रही है, ठीक है। जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है वो किसके रिगार्डिंग है, वो है कि एम्प्लॉय चाहता है उसको प्रमोशन मिले, उसको स्किल्स मिले, उसको और बेनिफिट्स मिले, एम्प्लॉय के राइट्स के रिगार्डिंग चल रहा है। बस ये बात याद रखनी है आपने, एम्प्लॉय के राइट्स के रिगार्डिंग चल रहा है, क्योंकि उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है, वो राइट अपने चाहता है, वो कंपनसेशन को एज ए इंक्रीज चाहता है, उसने अपने कंपनी के प्रॉफिट्स को बढ़ाया है, वो चाहता है कि मुझे बेनिफिट्स मिले, मुझे सेफ्टी बेनिफिट्स मिले, मुझे हेल्थ बेनिफिट्स मिले, ठीक है जी। तो ये तो था बेसिक मीनिंग। अब हम चलते हैं नेगोशिएशन के मीनिंग पे। तो देखिए द वर्ड नेगोशिएशन मीन्स टू कन्फर बार्गेन, to bring about an agreement or arrange a treaty or price by conferring. When we negotiate with someone, we try to confer with them, वगैरह वगैरह वगैरह। देखिए ऐसे नहीं पढ़ेंगे हम, मैं आपको बताती हूँ नेगोशिएशन का मीनिंग यहाँ से। तो देखिए नेगोशिएशन कैसे चलती है। देखिए नेगोशिएशन में आपने याद रखना है कि एक बात बंदा बोल रहा है, दूसरा बंदा बोल रहा है, नेगोशिएट कर रहा है, दोनों में ट्रांसफरेबिलिटी हो रही है। तो देखिए दोनों में ही उनका बेनिफिट है, दोनों में ही उसका बेनिफिट होगा। तो देखिए जैसे मैं कहूँ कि एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे एक सेलर है, ठीक है, तो और एक बायर है, ठीक है।
तो वो क्या कहता है जो बायर है वो कहता है नहीं मुझे इतने में दीजिए, मुझे इतने में दीजिए। पहले तो जो सेलर होता है वो बढ़ा चढ़ा के ही बोल देता है जी इतना प्राइस है, ठीक है। पर जो बायर है वो कहेगा कि मुझे कम कीजिए, थोड़ा सा कम कीजिए। दोनों में एक नेगोशिएशन चल रही है, दोनों में बातचीत चल रही है, ठीक है ना। है तो दोनों का ही बेनिफिट, उसको लगेगा, बायर को लगेगा कि मुझे कम में मिल गई, और बेनिफिट सेलर का भी हो जाएगा, विन विन हो गया दोनों में, ठीक है जी। तो देखिए ये था, हम एग्जांपल लेते हैं, कहते हैं ट्रायल बैलून। हम सोचेंगे कि टेस्ट ऑफ समवंस और द पब्लिक रिएक्शन। हम दोनों में एक रिएक्शन को देखना चाहते हैं, दो पार्टीज़ हैं, उन दोनों में हमने रिएक्शन को देखना है, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, देखिए ऐसे मीटिंग चल रही है, दोनों में डायलॉग कन्वर्सेशन चल रही है, ठीक है। बैक एंड फोर्थ, वो बोल रहा है और वापस ले रहा है, ऐसे करके। फिर आता है एक पॉइंट, कहते हैं एन ऑफर वन कांट रिफ्यूज़। इतना मतलब इस तरह का ऑफ़र हो जाता है कि दूसरा बंदा रिफ्यूज़ ही नहीं कर पाता, ठीक है ना। बायर और सेलर में भी ऐसा हो जाता है कि वो रिफ्यूज़ ही नहीं कर पाता सेलर कि हाँ ठीक है मैं दे दूँगा। तो वो बहुत एक्सट्रीम ऑफ़र होता है, अट्रैक्टिव ऑफ़र होता है, जिसमें दोनों बात मान जाते हैं, ठीक है ना। ऐसे होती है नेगोशिएशन। तो इसका मीनिंग समझ लीजिए, नेगोशिएशन एक ऐसा प्रोसेस है बार्गनिंग का जिसमें दो पार्टीज़ होती हैं, ईच ऑफ whom हैव समथिंग दैट द अदर्स वांट। मतलब दोनों के पास कुछ ऐसा होता है जो दूसरे को भी चाहिए होता है और उसको भी चाहिए होता है। जैसे आप सेलर बायर को समझ लीजिए, सेलर को पैसा चाहिए होता है और बायर को वो चीज़ चाहिए होती है, दोनों के पास कुछ ऐसा होता है। तो दोनों में एक एग्रीमेंट आ जाता है, म्यूचुअली वो एक्सेप्ट कर देते हैं टर्म्स में। तो ये एग्जाम्पल आप फिट कर लीजिए। तो देखिए, the process of trying to reach an agreement through discussion or it is bargaining between two parties, ठीक है। बार्गनिंग वर्ड यूज़ हो गया ना, बार्गनिंग हो रही है, बोल चाल हो रही है, नहीं मुझे इतना कम करो, इतना करो, बट वो अट्रैक्टिव ऑफर हो जाता है, ठीक है जी। सो बेसिक मीनिंग तो खैर आपको समझ में आ गया। अब हम करेंगे इनका डिफरेंस। तो देखिए बार्गनिंग क्या है, इट व्हाट द ऑपोजिशन वांट्स। तो देखिए बार्गनिंग में हमने क्या किया था, एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर किया था, ठीक है ना, ऐसे याद रख लेना। तो मतलब ये देखा जाएगा कि ऑपोजिशन क्या चाहती है। बॉस सोचेगा कि देखते हैं एम्प्लॉई क्या चाहता है, ठीक है। यहाँ पे है कि वाई योर पार्टनर वांट्स इट, है ना, क्यों तुम्हें चाहिए। दोनों के पास कुछ ऐसी चीज़ है जो दोनों को चाहिए, ठीक है ना। योर मतलब तुम्हें ही ये क्यों चाहिए, ऐसा होगा, ठीक है। फिर आता है अंडरस्टैंडिंग द अदर्स साइड्स आस्क। उसको पूछा जाएगा कि तुम्हें क्या चाहिए, एम्प्लॉय को पूछा जाएगा कि तुम्हें क्या चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग अदर साइड, दूसरे की सेंस को समझेंगे कि यार हाँ इसको ज़रूरत है इस चीज़ की, सेलर और बायर सोचेगा ये बात को, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे ईगो आ जाती है। ईगो क्यों आती है, क्योंकि देखिए बॉस और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, इसलिए ईगो आती है। यहाँ पे है म्यूचुअल आउटकम इन्फ्लुएंस, दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट है, सेलर का भी बायर का भी, दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट है, ठीक है। यहाँ पे होगा विन लॉस डायनामिक। देखिए डायनामिक मतलब चेंज होगा, या तो एम्प्लॉय जीत जाएगा, बॉस हार जाएगा, या तो बॉस जीत जाएगा या एम्प्लॉय हार जाएगा, चेंज हो सकता है। यहाँ पे क्या होगा, विन विन पैराडिगम होएगा। देखिए विन दोनों को बेनिफिट हो गया तो विन विन ही हो गया, ठीक है जी। यहाँ पे है कुछ नैरो सा फोकस। नैरो मतलब अगर एम्प्लॉय चाहेगा तो होगा, ठीक है ना। नैरो फोकस है, मतलब एक पर ही फोकस होगा, या तो बॉस पे फोकस होगा या एम्प्लॉय पे फोकस होगा। यहाँ पे ब्रॉड हो गया क्योंकि दोनों पे फोकस्ड है, ठीक है। यहाँ पे इमोशंस आ जाएंगे, एम्प्लॉय के ऊपर तरस खाना पड़ेगा, फिर ही बात मानी जाएगी। इमोशंस आएंगे तो ही बात मानी जा सकती है, अदरवाइज़ नहीं मानी जा सकती। तो यहाँ पे है लॉजिक ड्रिवन। लॉजिक होता है ना, दोनों में लॉजिक है। तो आपको यहाँ की एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी बिटवीन बार्गेनिंग एंड नेगोशिएशन, ठीक है जी। अब हम लास्ट डिफरेंस करेंगे, दैट इज़ लीडर एंड मैनेजर। देखिए मैंने आपको लीडरशिप स्टाइल्स करवाए थे, मॉडल वो सारी थ्योरीज करवाई थी, लीडर वहाँ पे पढ़ा था हमने। बट देखिए बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इन दोनों के डिफरेंस में कि लीडर क्या है और मैनेजर क्या है, क्योंकि सिमिलर से तो लगते हैं।
तो देखिए लीडर है क्या, देखिए लीडर वो होता है जो लीड करता है। आपने वो देखी होगी कि मैराथन रेस देखी होगी, हम कहते हैं ना वाह वट कितना अच्छा लीड कर गया वो, है ना, कितनी तेज़ी से निकल गया वो, लीड कर गया उनको, उनके बीच में से निकल गया ऐसे करके, है ना। तो देखिए लीडर है क्या, लुक्स आफ्टर अ टीम, वो अपनी टीम को देखेगा, ठीक है ना। इट ओवरसीज द टीम, मैनेजर का क्या है, जस्ट मैनेज करना, इतनी बड़ी टीम है, जस्ट ओवरव्यू देखेगा उसका। ये होता है कास्ट विजन फॉर द टीम। देखिए मैंने आपको विजन मिशन का डिफरेंस करवाया था पिछली क्लास में, अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। सो देखिए वो लीडर जो होता है उसको बड़ा विजन, अपनी टीम को एक बड़ा विजन देता है कि यार थोड़ा सा और ब्रॉड सोचा करो, छोटा नहीं सोच रखनी है हमने, बड़ी विजन रखनी है ऐसे करके। तो जो मैनेजर होता है वो खुद ही एक्सपर्ट होता है, एज अ मैनेजर उसको जॉब मिली हुई है तो वो एक्सपर्ट है, हर टास्क में एक्सपर्ट है, तो वो एग्जीक्यूट कराने में हेल्प करेगा। लीडर के पास मैंने आपको क्या बताया कि एक अच्छी विजन है उसके पास, लीडर एक अच्छी विजन देगा, तो विजन देगा तो उसके पास कुछ इनोवेशंस के तरीके भी तो होंगे तभी विजन देगा, तो वो इनोवेटिव भी होता है, ठीक है। तो जो मैनेजर है वो तो जस्ट वर्क को देखेगा, कैसे वर्क होगा, कैसे वर्क को बनाया जाए, और ये होता है रिस्क ले लेता है। देखिए इतना बड़ा विजन दे दिया, रिस्क तो लेगा ही लेगा फिर, ठीक है ना। ये देखेगा कि रिस्क को कैसे कम किया जाए, मैनेज करेगा ना ये, ठीक है। तो ये होता है फोकस ऑन रिलेशनशिप्स। बिल्कुल लीडर जो होता है वो अपनी टीम बना के चल रहा है, तो वो रिश्ते भी बनाएगा इसमें, वो देखेगा कि उनकी एम्पैथी, मैंने आपको बताया था ना एम्पैथी लीडरशिप थ्योरीज, अगर आपने नहीं देखी तो वो ज़रूर देखिएगा। देखिए फिर ये फोकस करता है ऑब्जेक्टिव पे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सेट हुआ होता है। अब हम और समझ लेते हैं। देखिए ये इन्फ्लुएंस करता है, ये इसकी पोजीशन होती है, तो ये थोड़ी सी ईगो रख लेगा अपनी। ये होगा कोच करेगा, जो डेवलप करेगा दूसरों को, ये होगा जस्ट वर्कर को बता देगा ये काम करना है, ठीक है। तो वॉन्ट्स टू बी सक्सीडेड, ये चाहेगा कि मेरे सबॉर्डिनेट सक्सीड हों और मैं खुद भी सक्सीड हूँ उसके लिए। तो ये तो जस्ट नीड्स टू बी नीडेड, जितनी ज़रूरत है तुम्हें मुझसे ले लो, मैनेजर कहेगा। डिपेंड्स ऑन गुडविल, उसकी खुद की इज्जत पे भी बरकरार रहेगा, ठीक है। ये अथॉरिटी पे डिपेंड है, ये रीप्रोड्यूस करेगा कि नहीं आया तो रीप्रोड्यूस, चलो दोबारा करें, ठीक है। ये कहेगा वॉन्ट्स रिकॉग्निशन, हाँ इतना कर लिया, इतने के लिए तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है जी। इंस्पायर्स एंथुसियाज्म उसके अंदर की एबिलिटी को जगाएगा। ये इंस्पायर्स फियर, डर जगाएगा कि ये तूने नहीं किया तो देख ले फिर इतना ऐसा हो जाएगा, फियर हो गया ना, फियर पैदा कर दिया इसने। तो देखिए फोकस ऑन स्ट्रेंथ, मतलब क्या स्ट्रेंथ क्या है, तो ये फोकस करेगा वीकनेसेस पे, तुम्हारी ये गलती थी इसको सुधारो, ठीक है। तो ही इज़ वी, मतलब ये कहेगा वी, ये कहेगा आई, मैं हूँ, मेरी बात मानो। इन्वेस्ट टाइम्स इन अदर्स, बिल्कुल अपना टाइम डिवोट करेगा दूसरों पे, ये करेगा स्पेंड्स टाइम विद अदर्स इन अदर्स, ये कहेगा इन्वेस्ट टाइम इन अदर्स, है ना। वो विद अदर्स, वो जितना काम कर रहे हैं उसके साथ बस खड़ा रहेगा कि हाँ करो करो, ठीक है। तो दिस इज़ फिक्सेस द ब्रेक डाउन, दिस इज़ ब्लेम्स द ब्रेक डाउन। अगर मतलब ब्रेक डाउन हो गया तो ये फिक्स करके दिखाएगा कि ऐसे फिक्स करो, ये कहेगा ब्लेम करेगा कि तूने ये क्या कर दिया भाई, हैं देख ले, अच्छे से कर ले, ठीक है। सो हैव इनक्रेडिबल सक्सेस, इसकी सक्सेस, लीडर है ना वो, लीड करके गया, सक्सेस तो होगी। हैज़ सम सक्सेसेस, कुछ सक्सेसेस, क्योंकि वीकनेस तो बताई जा रहा है, कुछ सक्सेसेस ही होंगी तेरे पास, मैनेजर के पास। तो देखिए शोज़ हाउ इट्स डन, कैसे होगा ये बताएगा कि ऐसे करते हैं, ठीक है ना। सेज लेट्स गो, चलो चलें करते हैं, मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई थी वो लीडरशिप थ्योरीज में, सेज गो चलो करो चलो बस। तो ये तो हो गया जी लीडर और मैनेजर का डिफरेंस। सो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ये आइडिया अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।